हेलो मास्टर्स, हम बात कर रहे थे क्लास 9 से फ्रेंच रेवोल्यूशन की। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्लेव ट्रेड के बारे में पढ़ा एंड विमेन का पोजीशन पढ़ा इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली कंसिस्ट करता है कुछ चीज़ों को, और वो है सबसे पहले कि नेपोलियन का किस तरह से राइज हुआ एंड किस तरह से नेपोलियन यहाँ से हटता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो नेपोलियन था बेसिकली आया था 1799 में, ये जानते हैं आप। और ये भी जानते हैं कि सिचुएशन क्या हुई है। लुई 16 के बाद से सिचुएशन बदलती गई। फिर लुई 16 के बाद में रॉबेस्फियर आए, और रॉबेस्फियर के बाद में प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बाद में नेपोलियन आएंगे। कैसे आते हैं, क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक। बहुत छोटे छोटे से दो टॉपिक हैं आज के लेक्चर के अंदर, उनको कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। ये बात है 1804 की, जब नेपोलियन ने अपने आप को एम्पीरियर अनाउंस कर दिया पूरे फ्रांस का। 1799 जस्ट आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया कि 1799 में नेपोलियन ने अपने आप को इनिशिएटिव किया, और इनिशिएट करते हुए फ्रांस की छोटी छोटी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करना इसने शुरू किया। ही सेट आउट द कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। साथ ही साथ ये एक तरीके से वहाँ की डायनेस्टीज को ख़त्म कर देता और अपने किंगडम को वहाँ पे एस्टेब्लिश कर देता। वो अपने फैमिली मेंबर में से किसी को वहाँ अपॉइंट कर देता एज ए एम्पीरियर। बात समझे, जब इसने फ्रांस को पूरा जीत लिया, फ्रांस जीतने के बाद में उसने अपनी यूरोपियन टेरिटरीज को, अपनी नेबरिंग यूरोपियन टेरिटरीज को जीतना शुरू किया, क्योंकि इसकी दिक्कत जो थी फ्रांस से थी। फ्रांस को इसने कैप्चर कर लिया, फिर रशिया आया, ऑस्ट्रिया आया, ठीक है। इन सभी टेरिटरीज जो जो ऑक्यूपाई कर रखा है, रशिया, जर्मनी या पर्शिया आप कह सकते हो, फिर ऑस्ट्रिया, इन टेरिटरीज जो इनसे जुड़ी हुई थी उनको ये ऑक्यूपाई करना चाहता था। हुआ क्या, आप जानते हो ना, आपने पढ़ा होगा, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, ये वो टेरिटरीज थी जो कि इनके अगेंस्ट थी, नेपोलियन के अगेंस्ट थी। तो ये इन टेरिटरीज की भी कुछ जो कंट्रीज इनको जीतना शुरू कर दिया इसने, और अपने फैमिली मेंबर को वहाँ अपॉइंट कर देता था। नेपोलियन ने एक तरीके से आप ये कह सकते हो, नेपोलियन को देखा जाता है एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, यूरोपियन टेरिटरीज को मॉडर्नाइज करने वाला पर्सन। ही इंट्रोड्यूस्ड सो मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। क्लास 10th में आप डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, बट यहाँ छोटा सा क्योंकि ये बात मान के चलें, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे के पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन ला दिया था। क्लास 10th में जब आप इसको पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर हिस्ट्री का यही होगा, ठीक है। सो ये एक तरीके का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, डिटेल इंट्रोडक्शन, और डिटेल में इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो इसने कहा कि यूरोपियन टेरिटरीज के अंदर इसने कई सारे बेटर लॉज भी बनाए। सबसे पहला प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट, कि हर किसी के पास में भी प्रॉपर्टी रखने का राइट है। इसके पहले तक क्लार्जीज के पास में होता था, या फिर एरिस्टोक्रेट क्लास के पास होता था, या फिर नोबल्स के पास, किंग्स के पास होता था, ठीक है। लेकिन इसने बोला भैया अब यही क्यों, सारे लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज रख सकते हैं। तो इसने क्या क्या किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट सबको दिया। साथ ही पूरे फ्रांस जो अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइडेड था उसको इन्होंने कोशिश की कि ये उसको यूनिफाइड कर सके। अलग अलग वेटिंग मेजरमेंट्स होते थे, अलग अलग करेंसीज होती थी, अलग अलग यहाँ पे वेट करने का और मेजर करने का जो आप कह सकते हो ना बेस होता है, वो अलग अलग था। तो इसने उन सबको कॉमन किया, ठीक है। आगे चल करके उसने कन्फेडरेशन भी बनाया था। यूरोपियन जो कंट्रीज थी उसके अंदर इसने यूनिफाइड होने को कर दिया था, जिसको जर्मन कन्फेडरेशन कहते हैं, वो भी इसी के थ्रू इनिशिएटेड था। तो इसने डेसिमल सिस्टम भी वहाँ पर एक तरीके से प्रोवाइड किया लोगों को। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज द लिबरेटर who would bring freedom for the people, and but soon the Napoleon army came to be viewed everywhere as an invading force। पहले नेपोलियन जब इनिशियली आया ना, तो नेपोलियन बोनापार्ट के आने पर इसने सबसे पहले तो यही टास्क किया था, सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया कि फ्रांस को मैं फ्री करवाऊंगा। लेकिन जैसे इसके पास में फ्रांस आ गया तो इसका दिमाग अब थोड़ा सा दिक्कत करने लगा इसको, कि अब जब जीत ही रहे हैं फ्रांस तो क्यों ना पूरा यूरोप जीता जाए। वो लोग बोलते हैं ना अपना लालच बढ़ता गया, तो उसका लालच बढ़ता गया। अब ऐसे में क्या हुआ, जब इसका लालच बढ़ रहा था तो पहले तक तो जो मसीहा के तौर पर आया था, अब वो एक तरीके से राक्षस बन चुका था। वो ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ के अपनी आर्मी में एडमिट करता था, ट्रेन करता था उन्हें, क्यों, जिससे कि वो अपनी आर्मी की पावर को बढ़ा सके। और आर्मी की पावर बढ़ानी क्यों थी, क्योंकि यूरोपियन टेरिटरी जीतनी थी। यहाँ पर पहले तो इसकी जो आर्मी थी उसको हर जगह पर एक तरीके से
फ्रीडम लाने वाला माना जाता था, इसको लिबरेटर माना जाता था, लेकिन उसके बाद में इसकी आर्मी इस तरह से हो गई थी कि हर जगह पर ये अटैक कर रही है, टेरिटरीज छीन रही है लोगों की, तो वो कुछ भी यहाँ पर देखने को मिला। स्लेव ट्रेड भी इसने वापस से इनिशिएट कर दिया था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा। ही वॉज फाइनली डिफीटेड इन अ वाटरलू इन द ईयर 1815। ब्रिटेन ने, रशिया ने, पर्शिया ने, ऑस्ट्रिया ने, क्योंकि इनकी टेरिटरी भी छीनना चाह रहा था, तो इन चारों ने मिलकर के नेपोलियन के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी और 1815 में इन्होंने इसको हरा दिया। ठीक है, आप ये याद रखें, 1815 में एक प्लेस था वाटरलू, वहां पर इसको हरा दिया गया। हालांकि नेपोलियन 1804 से लेकर 1815 के बीच में एक बार और भी हारा था, लेकिन उसकी टेरिटरी छूटी नहीं थी और यहां पर ये फाइनली हार गया था और इसको बंदी बना करके ले गए थे। ठीक है, इसको यहां से हटा दिया गया था और इम्प्रीजन कर दिया गया था। देखते हैं आगे क्या हुआ। नेपोलियन के आगे वाला किस्सा 10th में तो आप पढ़ोगी। अब हम ये देखते हैं कि जो नेपोलियन के थ्रू या फिर आप पूरे के पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ये जो रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो वर्ल्ड पर क्या रहा, हम ये देखेंगे कि क्या लेगेसी रही फ्रेंच रेवोल्यूशन की। अब ऑब्वियसली जब लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं हर एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी फेस सो मैनी गुड और बैड थिंग्स, अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों देखता है। तो हम पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात कर रहे हैं कि पूरे फ्रांस में क्या इफेक्ट पड़ा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसके आसपास की टेरिटरीज पर, और फिर हम पूरे ये डिस्कस करेंगे कि पूरे वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ा इस वॉर का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज द इफेक्ट्स ऑन द फ्रांस। फ्रांस पर इस रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेट्स हैव अ लुक। जब फ्रांस में इस तरह का रेवोल्यूशन हुआ तो लुई 16 से स्टार्ट करके, आपको ध्यान है ना, फर्स्ट लेक्चर को याद करो थोड़ा सा। देयर वर 3 क्लासेस, फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट, याद है ना। तो इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट वालों के पास में, सेकंड वालों के पास में, थर्ड वालों के पास में अपने अपने राइट्स थे। ये मान के चलो थर्ड वाले तो बेचारे दुनिया में सिर्फ आए मरने के लिए थे, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड बहुत सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, है ना जी। तो ऐसे में इसने कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक एंड कर दिया इस तरह की आर्बिट्रीज का। आर्बिट्री का मतलब लुई 16 जैसे जो रूलर थे, मनमानी करते थे जो अपनी, इस तरह की रूल को फ्रांस से हटा दिया इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने रिपब्लिक बना दिया फ्रांस को। फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज मेड फ्रांस एज अ रिपब्लिक। आर्बिट्री रूल से हटा करके उसको रिपब्लिक इन्होंने बना दिया। और क्या किया भाई, लेट्स सी। यहां पे जो स्पेशल प्रिविलेज क्लास थी उसको भी इन्होंने क्या किया, प्रिविलेजेस उनके छीन लिए और सभी को कॉमन कर दिया। ठीक है, सोशल इक्वलिटी एस्टेब्लिश करी इन्होंने, स्पेशल प्रिविलेज अबॉलिश किए गए और वापस से फ्रांस के अंदर इक्वल बेसिस पर इक्वलिटी एस्टेब्लिश की गई सोसाइटी के अंदर। अब कोई 3 क्लासेस नहीं है, एवरीवन कॉमन। The Declaration of Right of Man granted freedom and individual liberty to all without any distinctions of class or creed. पहले क्या था आपको ध्यान है, वही पर्सन एक्टिव सिटीजन थे, कुछ पर्सन पैसिव सिटीजन थे, और जो एक्टिव वाले थे वो प्रिविलेज होने चाहिए थे, पैसे वाले होने चाहिए थे, वेल्दी होने चाहिए थे। तो ये जो क्लास में इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है, इवन विमेन को तो बेचारे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, है ना। सो ऐसे में यहां पर इन्होंने कहा कि किसी भी इंडिविजुअल के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में द राइट ऑफ मैन अलाउ किया था। हालांकि ये बात आप याद रखें, मैंने डिटेल में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। वो सिंबल्स वाला चैप्टर याद करो, लेक्चर याद करो, जिसमें सिंबल्स के थ्रू भी मैंने आपको डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बारे में बताया था। अब हर क्लास क्रीड के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता था। एवरीवन वाज फ्री एंड इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए वहां पे टास्क किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। बहुत सारे रिफॉर्मेशन किए गए, एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेंट्रलाइज सिस्टम लाया गया। हर कोई अब मनमानी नहीं कर सकता है। पहले तो अलग अलग टेरिटरीज हैं तो जिसको जो इच्छा होती है वो अपने रूल बना देता है, बट नाउ अब ऐसा नहीं हो सकता था। द हायर एंड द इंपॉर्टेंट पोस्ट और इन द स्टेट्स वर ओपन फॉर टैलेंटेड पीपल। पहले आपको ध्यान है, हमने पढ़ा था कि जो सेकेंड ई स्टेट है, जो नोबल्स हैं, जो बड़ी पोस्ट होती थी केवल उन्हीं के लिए वो रिजर्व होती थी। बट नाउ अब ऐसा नहीं था। जो भी बड़ी पोस्ट है, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उन सभी पोस्ट के ऊपर केवल जो टैलेंटेड पीपल हैं उन्हीं का राइट है। एंड कोई भी, चाहे कोई सी भी क्लास से बिलोंग करता हो, दे कैन बी द पार्ट ऑफ दैट। डिपेंड्स क्या वो एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए और क्या नहीं। आपको ध्यान है,
कुछ कोड भी नेपोलियन इंट्रोड्यूस किए थे, और उन सिविल कोड बोलते हैं उसको अपन। तो सिविल कोड 1804 में जब उसने इंट्रोड्यूस किया तो उसने हर जगह पर यूनिफॉर्म सिस्टम अडॉप्ट किया, और जो लॉज थे फॉर फ्रांस, इन्होंने क्लियर एंड सिंपल बना दिया जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था। एडमिनिस्ट्रेशन में सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड होगी, कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से किसी को अप्रेस नहीं कर सकता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट सभी के पास में होगा। इस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल था, हमने 1804 वाला पूरा पढ़ा है सिविल कोड प्रीवियस लेक्चर्स में, नहीं पढ़ा तो आप देखिएगा दोबारा से एक बार। तो उसमें इसने फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल करने की कोशिश की थी, एंड नो डाउट उसने बहुत एक लेवल तक जाके उसको सक्सेसफुल भी बनाया था। तो ये तो हमने पढ़ा कि फ्रांस पे इस रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ऑफकोर्स हर एक पर्सन की फ्रीडम, हर एक पर्सन के राइट्स के लिए यहाँ पे स्ट्रगल जो था वो खत्म हो गया, एंड नाउ एवरीवन हैड द राइट। इसके साथ ही नेपोलियनिक कोड के अंदर जो जो राइट्स नेपोलियन ने लोगों को दिए, जो जो मेजरमेंट्स इसने अडॉप्ट किए, उन सारों को हर जगह पर एस्टेब्लिश किया गया। इवन उसने इंश्योर किया कि किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंपैक्ट हमने देखा फ्रांस पे। अच्छा, अब देखते हैं भैया कि यूरोप में क्या हुआ। तो यूरोप के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो आपको ड्यूक मैटरनिक का एक स्टेटमेंट याद आना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर फ्रांस में छींक भी आती है तो पूरा यूरोप जो है उसको जुकाम लग जाती है। ये स्टेटमेंट आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो ड्यूक मैटरनिक कौन था? ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर का मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वैसे। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि फ्रांस पूरे यूरोप का हार्ट बीट है, आप ये मान सकते हो। तो यूरोप के अंदर जो कुछ भी होने वाला है वो फ्रांस से ही इनिशिएट होगा। तो यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है फ्रांस के इस रेवोल्यूशन का पूरे रेस्ट ऑफ द यूरोप पे? तो हम सबसे पहले बात करते हैं इक्वालिटी की। तो ऑफकोर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप में इक्वालिटी को प्रमोट किया। फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ था उसका इम्पैक्ट फ्रांस में तो था ही कि हर जगह पर राइट ऑफ मैन अब देखे जा रहे हैं, वहां पर सेम ये चीज यूरोप में भी हुई कि जिन लोगों को प्रिविलेजेस मिले हुए थे अब उनको वो प्रिविलेजेस छोड़ने पड़े, अबॉलिश कर दिया गया। साथ ही साथ हर जगह पर एस्टेब्लिश किया गया सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। ओके, सोसाइटी के अंदर हर एक पर्सन सोशल मैनर में, इकोनॉमिक मैनर में, साथ ही साथ पॉलिटिकल मैनर में अब इक्वल था सारी यूरोपियन कंट्रीज। इसका इम्पैक्ट ठीक अब हम देखेंगे जर्मनी पर और इटली पर। क्लास 10th में पढ़ेंगे आप इसके अंदर। लिबर्टी, ऑफ कोर्स रेवोल्यूशन का आइडिया ही लिबर्टी पर बेस्ड होता है। तो हर जगह पर इसका आइडिया, यूरोप की सारी कंट्रीज का जो बेसिक आइडिया था वो था लिबर्टी। यहाँ पर भी हर जगह पर कोई ना कोई जो किंगडम है वो अपना रूल किए हुए है, तो उस चीज को ये खत्म करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे जब डिक्लेरेशन हुआ राइट्स ऑफ मैन, तो इसने लोगों को इस बात के लिए सेंसिबल बनाया कि लोगों की पर्सनल लिबर्टी और इंडिविजुअल लिबर्टी का कितना इंपॉर्टेंस है। उन्होंने ये भी समझाया कि व्हाट राइट्स यू हैव एंड हाउ यू कैन यूज दैम, तो आप उनको यूज कैसे कर सकते हो। ये सच चीजें, ये सारी बातें इसमें मेंशन की गई है। एंड सॉवरेनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज मेंशन है। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? देखो, सिचुएशन क्या होती है कि व्हेनेवर कोई एक्सटर्नल बॉडी आपको कंट्रोल करती है तो आप उसकी कॉलोनी बन जाते हैं, जिसको हम कॉलोनिज्म कहते हैं। हम भी ब्रिटेन की कॉलोनी थे ऑफ कोर्स। तो सॉवरेनिटी का मतलब होता है, सॉवरेनिटी इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर यू आर फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। आप किसी बाहरी कंट्रोल से फ्री हैं। इंडिया क्या है? इंडिया पे जो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होगा या जो गवर्नमेंट चलाएगा या गवर्नमेंट का हेड जो होगा वो इंडियन ही होगा। ये बात आप जानते हो ना, जब हम क्वालिफिकेशंस पढ़ते हैं तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन ही आती है, ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये क्यों है? क्योंकि सॉवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस में भी यही हुआ कि कंट्रोल अगर हो तो आप ही का हो, एक्सटर्नल बॉडी आपको कंट्रोल ना करे। यूरोप में भी कंडीशन यही हुई। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो सॉवरेनिटी का जो फीलिंग था वो सबके अंदर आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं इनिशिएटिव किया कि जो भी रूल्स हैं, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं या जो भी गवर्नमेंट है, वो आप में से ही होनी चाहिए। कोई एक्सटर्नल बॉडी आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। और इसी के लिए नेशनल सेंटिमेंट्स, पैट्रियटिज्म इन द पीपल वी कैन सी, हम देख सकते हैं। इट इन्फ्लुएंस द स्प्रिट ऑफ नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म। गॉट इट? ऐसे ही एक और इंसिडेंस और एक और इवेंट जो इम्पैक्ट डालता है पूरे ग्लोब पर, वो देखते हैं। या इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि पूरे वर्ल्ड पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो देखिए आप, पूरे वर्ल्ड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है इस रेवोल्यूशन का। तो ऑफ कोर्स
द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड अ ग्लोबल इम्पैक्ट विच वॉज फेल्ट इक्वली इन इंडिया। चाहे राजा राम मोहन रॉय हो, चाहे इसके अलावा टीपू सुल्तान हो, ये वो लोग थे बेटा जी जिन लोगों ने नेपोलियन से या इस रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेकर के अपने देश में भी कंडीशन कुछ बेटर करने की कोशिश की थी। तो ये चीज़, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन से इंस्पायर कौन हुआ, तो आप याद रखें टीपू एंड जो हमारे यहाँ राजा राम मोहन रॉय हैं वो। तो इंडिया के अंदर भी ये सेंटिमेंट्स देखने को आपको मिले एंड नो डाउट वी हैव इनिशिएटेड इन 1857। आपको ध्यान है ये चीज़, 1857 में हमने भी इनिशिएट किया था ऐसा ही रेवोल्यूशन, लेकिन नो डाउट हमारे पास में कोई अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, दैट इज वाई वो अनसक्सेसफुल रहा। नो प्रॉब्लम, आगे देखिए। द यूएन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट also embodied the principle of the revolution as a let down in a declaration of human rights of man and citizen। the rights of man and citizen means यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी है कि यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशंस जब बने, यूएन के अंदर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया। हर एक नेशन ने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि हम सभी इंसानों के लिए कुछ ना कुछ जो कॉमन राइट्स होते हैं वो होने चाहिए। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हर एक नेशन के अंदर इन राइट्स के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए और अब ये एक ग्लोबल मैटर बन चुका था। इवन आपको शायद याद हो कि अगर किसी भी नेशन में इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है तो जो यूएन होता है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करता है। वहाँ पर क्लेम किया जा सकता है किसी भी दूसरे नेशन के थ्रू कि किसी एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर नेशन में इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसके अगेंस्ट में यूएन उसको कहीं ना कहीं सीक करता है। और अगर ऐसा महसूस होता है कि हाँ इस पे हमें कुछ डिसीजन लेना चाहिए तो डिसीजन भी लेता है। शायद आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट में यूएन के अंदर इसी रूल को फॉर्मेशन, इसी रूल को बेस बनाते हुए क्या किया, अप्लाई किया इस चीज के लिए कि जम्मू एंड कश्मीर में हम इन ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं एंड अबॉलिश कर रहे हैं द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसको हम अबॉलिश कर रहे हैं। उसके लिए वहां पर उसने क्या किया, एक तरीके से अप्लाई किया था। जब अभी हमने आर्टिकल 370 हटाया था ना, तब की बात है। बट नो डाउट हम सही थे हमारी जगह पर, हमने प्रूव किया कि वी आर करेक्ट और फिर यूएन ने उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। लेकिन उसके पास में ऐसी अथॉरिटी है। तो आप ये बात मान के चलें, रेवोल्यूशन ने कुछ पॉजिटिव चीज़ें दी कि हर कोई इक्वल है और इस चीज़ के लिए लोगों को इंस्पायर किया। एंड लास्टली जो यूएन था उसने इस बात को अश्योर्ड किया कि अब हर नेशन के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो कि इनह्यूमन हो उसको रोक देना चाहिए। हम सभी को ह्यूमंस को राइट देने पड़ेंगे जिससे कि वो अपने आप का डेवलपमेंट कर सकें। Like this, we have completed this chapter. Any of the problem and issues you can raise or you can ask me directly through the Telegram channel or through the comment section. आपको कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आए तो आप डायरेक्टली पूछ करके उसको रिवीजन आप मतलब एक और एक्स्ट्रा बैकलॉग ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में इस चैप्टर से जुड़े हुए, और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर भी। आप बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको नेक्स्ट, कौन से सेक्शन से, कौन से ग्रुप से। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, हैव अ नाइस डे।